भैया आप म्यूट पे हो। यस सर। नहीं मैं तो म्यूट हूँ, लेकिन आपको कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा हूँ? शायद आपने ये भी पकड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग ये कह रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ट्रिग्नोमेट्री आज शुरू कर रहे हैं भैया। उधर प्रोबेबिलिटी वैसे एक क्वेश्चन हाथ में था यार, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला, वो छूटना नहीं चाहिए। एक पहले वो ट्रिग्नोमेट्री के प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन होते हैं, वो जरूरी है, वो पहले करते हैं, उसके बाद इसे शुरू करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। बस एक बारी सभी आ जाएं, 1 मिनट देख लेते हैं फिर शुरू करते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी भैया 2 क्वेश्चन अभी होने जरूरी है। मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया था आपको। क्या मंडे ट्यूसडे क्या बोला था मैंने? डे बता देना बस मेरे को। बोलो बोलो। फाइंड द लिखवाया था ना प्रोबेबिलिटी? मंडे। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये क्वेश्चन बस लिखवाया था एक बारी। गेटिंग 53 मंडे इन अ ईयर, और ईयर भी कौन सा वाला ले रहे हैं जिसका क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं आपको, अदर देन लीप ईयर। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा आते हैं अभी इन बिटवीन, मैंने भी एक्स्ट्रा नहीं कराया और स्कूल का टेस्ट आ गया, तो उसमें ये वाला आ सकता है। स्किल क्वेश्चन है, बाकी काफी आ जाएगा जो मैंने नहीं कराया, लेकिन आप कर लोगे, इतना डिस्कस किया हमने चीजें। ये वाला बिना डिस्कस किए नहीं होगा, इसलिए ले रहे हैं इसे। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन रखना और ध्यान से समझना। रुकना पड़ेगा थोड़ा 1 मिनट, क्योंकि बच्चे अभी आ रहे हैं और ये फिर बीच में से फिर समझ में नहीं आएगा। सर टेस्ट चेक हो गए? टेस्ट चेक हाँ हो गए। नंबर मिल गए? यस सर। सर नो सर। मिल सर रहे अपलोड हो चुका बीसीसी ऐप पे। हाँ नहीं जितने चेक मतलब टाइम लगता है ना अपलोड करने में भी, तो बस वो एक टाइम जा रहा है। टेस्ट चेक हो चुके हैं मेरे हिसाब से। सर हाँ जी सर आज जैसे डल कि गए मेरे मार्क्स। बोलो बोलो बोलो। सर जैसे कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं, मतलब मैं 2 मार्क्स कम आए। सब मुझ चुका है, बस लगा कि मेरे कौन सा क्वेश्चन गलत है टेस्ट के अंदर। अगर तुम्हें देखो कंफ्यूजन ज्यादा है तो ऑफिस वाले नंबर पे मैसेज छोड़ दो, ये वॉइस मैसेज बोल के कि मेरे को ये पता करना है मेरे कहाँ कटे। लेकिन अगर हर बच्चा पूछने बैठ जाएगा तो हर बच्चे का जवाब हम नहीं दे सकते। ठीक है, इतना मतलब 500 टेस्ट एक दिन में आता है, 500 टेस्ट 500 बच्चा क्वारी करने बैठेगा तो ये इम्पॉसिबल है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा होता है, आपसे शीट ले ली, टेस्ट चेक करके आपको अगले दिन बैच में दे दी, तो भाई अपने आप चेक कर लो। अब वो ना मतलब कहीं वो कंप्यूटर में सेव है, पहले व्हाट्सएप से डाउनलोड मारा हुआ है, वो पहले फोल्डर खोलेगा, वो आपको व्हाट्सएप देगा, और ऐसे मान लो 100-200 बच्चों को देना पड़ जाए तो बड़ा झंझट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको बहुत ज्यादा समस्या है कि जिसको लगे नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं ऐसे कैसे कट जाएंगे, मेरा ठीक ही था, तो वो जरूर ऑफिस नंबर पे, मेरे नंबर पे मत बोलना है बात, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो भैया जो हमारे टेस्ट चेक करते हैं वो क्वारी हैंडल कर लेंगे आपकी, जहां दिक्कत हो, आपको समस्या हो। ओके सर। हाँ जी। एक और चीज है, देखो अभी 1-2 मिनट और लगा लो, ये भी बहुत जरूरी चीज है। सबसे बेस्ट तैयारी बच्चों, मान लो मैं अभी आपको एनसीईआरटी प्लस इक्का दुक्का कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीच में कहीं आ जाती है बातें, ये करा रहा हूँ। ठीक है, प्लस अभी एक्स्ट्रा कराऊंगा चलो सभी चैप्टर का। ठीक है, मान लो एक्स्ट्रा में अब बच्चे बोले यार कैसे कराओगे ये तो बताओ ना। ठीक है, मेरी लिख के खुद की किताब है, ठीक है, आर.डी. शर्मा से मोटी बुक लिखी हुई है मैंने, लगभग वही कराऊंगा जहां जहां जरूरी है। हर जगह जरूरी नहीं है, क्योंकि किताब लिखते हैं तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, सीबीएसई में वो सब जरूरी है ऐसा नहीं होता भैया। ठीक है, तो जरूरी चीजें सारी कराऊंगा। ठीक है, वो उस किताब से कराऊंगा, चाहे मैं जेबी की बात कर लूं भैया, चाहे मैं कोई और किताब आरएस आरडी टाटा मैग्रा होली फेथ 50 किताबें एमएस की कोई भी करा लूं, सब अच्छी किताबें हैं। मैं कह रहा हूँ क्या आपके एग्जाम की तैयारी कोई एक एक्स्ट्रा बुक करने से होगी, उसमें जेबी और सभी किताबों को इंक्लूड कर रहा हूँ, होगी? नो सर। कैसे No, होगी? sir. अगर नो बोल रहे हो तो बताओ कैसे होगी, ये भी तो पता होगा ना। नो बोल रहे हो तो, नहीं तो बेकार का नो बोल रहे हो आप तो फिर। सर प्रैक्टिस से। नहीं 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 नहीं, मैं भाई सत्संग नहीं सुना रहा मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात ये है
ठीक है, जिसमें मतलब कि बहुत कम मेहनत में भैया जबरदस्त नॉलेज आता है। एक तो किताब में नहीं आएगा वो नॉलेज, वैसे आ जाएगा कम मेहनत में। और पेपरों में नंबर मतलब जिस बच्चे के कम आ रहे थे वो एकदम से इतनी मेहनत कौन पूरी किताब कर लेगा यार। एक किताब में 600 क्वेश्चन है एक चैप्टर के, 600 क्वेश्चन हर बच्चा कर लेगा क्या? नहीं कर सकता, लेकिन हर बच्चा नंबर ले आता है। क्या है ट्रिक, क्या है वो समझो आप। एनसीईआरटी करने के बाद स्कूल पेपर, लेकिन ताजे होने चाहिए। मतलब ये नेट वाले नहीं, आलतू फालतू के पेपर जो मर्जी लिख देता है पेपर। स्कूल पेपर ताजे पेपर हम किसे कहते हैं? टीचर, आपका स्कूल टीचर बनाता है, उसका एक्सपीरियंस है, वो सालों साल पढ़ा रहा है। रिसेंटली वो अपडेट है, अभी हाल फिलहाल क्या सिलेबस है, क्या चीजें हैं, आजकल क्या लाइन एंड लेंथ चल रही है। स्कूल टीचर बहुत अपडेट है। लेकिन एक स्कूल टीचर का बना पेपर करो ना तो उसका दिमाग पकड़ लेते हैं हम कि वो क्या सोच रहा है, क्या बढ़िया बढ़िया पूछ रहा है। लेकिन वो सिर्फ एक ही टीचर है। 50 स्कूल पेपर कर लो, ठीक है भैया, 50 स्कूल पेपर कर लो, कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, ध्यान देना। मान लो मैं 10th मैथ्स आपको 50 स्कूल पेपर से कराने बैठ गया, 40 क्वेश्चन मान लो एक पेपर में, 2000 क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये। 10th मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। किसी किताब, एक्स्ट्रा किताब को पकड़ लोगे 10,000 क्वेश्चन में खत्म नहीं होगी, ठीक है भैया। और सारी वैरायटी जो किताब में नहीं दिखेगी वो इसमें दिख जाएगी आपको, ठीक है। और 50 में बहुत कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल बच्चा कह रहा है नहीं सर 50 बहुत है, मेरे से नहीं हो पाएंगे, मेरे बस की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ तू 20 कर ले तब भी तेरे 95 प्लस आ सकते हैं, वो तो हमारी जिद है भाई, मिनिमम 50 किए जाए, ठीक है भैया। और करने वाले बच्चे मतलब 20 से लेके आपके जैसे बैच की बात करूं, सालों साल पुरानी, 20 पेपर से लेके 20 में भी 100 में से 100 आते हैं। मेरे पास बच्चों ने 300 300 350 पेपर स्कूल पेपर किए हुए हैं, मशीन बन जाते हैं। मेरा तैयारी कराने का ज्यादा तरीका वही होता है। लेकिन ये स्कूल पेपर का मतलब क्या है भैया? पिछले बहुत सालों की सारे स्कूल पेपर की कलेक्शन मैंने बनाई हुई है, दिल्ली के बेस्ट पेपर तक की। जो स्कूल बेस्ट पेपर बनाता है वो भी मेरे पास है, ठीक है भैया। लेकिन पिछले साल तक का है ना, इस साल का तो आप दोगे मेरे को, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हमारे छोटे एग्जाम आने हैं, कोई 2 चैप्टर कोई 4 चैप्टर ऐसा कुछ है ना। तो आपका जो भी होम एग्जाम हो रहा है ना, उसको मतलब दे के छोड़ मत देना, चाहे आपका बहुत अच्छा हुआ, चाहे एवरेज हुआ, चाहे बुरा हुआ, मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन वो टेस्ट आप मेरे पास उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ आई है मेरे पास भेज दो, होने के बाद, होते हुए नहीं, होने के बाद, ठीक है भैया। तो होने के बाद ना वो हम सब बच्चों को शेयर करेंगे, सबको बताएंगे उनमें क्या क्या खास बातें थी, और वो सारे पेपर करने से ऐसे जबरदस्त तैयारी आ जाएगी हमारी। तो इस चीज का सब ध्यान रखना कि या तो आपके कुछ टेस्ट हो चुके हैं स्कूल में, वो भेज दो अभी आप, ठीक है भैया। और अगर अगर अभी होने हैं तो उसका ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेना, उसका एक कॉपी लेना है, पेपर होने के बाद मेरे पास जरूर भेजना है, क्योंकि मैं वो सारी कलेक्शन आपको कराऊंगा और उससे तैयारी बहुत बढ़िया होगी हमारी, ठीक है एक्सक्यूज भैया। मी सर। हाँ जी, सर अभी हमारे जून के एंड में एग्जाम है, उसमें थर्ड चैप्टर आएगा, तो आप उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप ओके मैसेज सर। दे दो, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। वो तो क्वेश्चन जिस टॉपिक के चाहिए आप व्हाट्सएप पे मांग लो, सब मिल जाएंगे, क्वेश्चनों की कमी नहीं है। कलेक्शन हमारे पास एक से एक बैंकर है, फॉर्मूलाज की, क्वेश्चन की, सब चीजें हैं। मैं टॉपिक शुरू करूं, ठीक है, आ जाओ। 53 मंडे का सर अदर देन लीप ईयर में चांस बताना है, सारे बच्चे ध्यान देना भैया अभी। और ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊंगा, जो पूछ रहा हूँ बताते जाना, अपने आप निकल के आ जाएगा हाथ में, ठीक है भैया। भाई अब ये बाकी बातें जो ऑफिशियल बातें हैं, ये नंबर ऐप में ऐड कर लो, ये व्हाट्सएप पे बोला करो। ये जो मैसेज आपने ये लिखा है व्हाट्सएप पे लिख देना और उस नए नंबर से भेजना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, मेरे को ही भेजना, ठीक। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ जी, तो जो जो पूछ रहा हूँ बताते जाओ भैया। एक एक नॉर्मल ईयर मतलब अदर देन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, सारे बोलो जल्दी से। सर 365 डेज। 365। सर मैं तो पहली बारी, कोई भी बच्चा कह देगा, ऐसे सोच रहा हूँ सर, पहली बारी में साल में 365 दिन है, बड़ा साल है ये 365 डेज का, उसमें 53 मंडे आने की चांस पूछ रहे हो। तो मैं तो ये देख रहा हूँ सर, 365 डे के ईयर में 7 डे वाले जितने वीक, 7 डे का एक वीक है, 7 डे वाले जितने वीक, हर वीक में एक मंडे, उतने मंडे पक्का आएंगे। पहले मैं देख लेता हूँ कितने वीक, उतने मंडे तो है, आप 53 मंडे वीक बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो चेक करते हैं पहले। तो एक साइड नोट आपने पहले रफ नोट में कैलकुलेट किया भाई कि 365 डेज 7 डे का वीक है, आपने डिवाइड करा, ये देखने के लिए कितने कंप्लीट वीक बैठ जाएंगे। वैसे तो आपको पता भी एक साल में 52 वीक तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम ज्यादा का फर्क होता है भैया, कम तो क्या होता है, ज्यादा ही होता है, ठीक है। आप ध्यान दो जरा, 7 डे के 52 तो कंप्लीट वीक आएंगे 365 डे में, लेकिन एक दिन बच गया, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, और एक दिन से वीक तो बनेगा नहीं। तो सारे बोलो 365 डेज वाले ईयर का मतलब क्या है, 52 वीक प्लस कितना दिन, +1 डे। अब आप सोचो, इमेजिन करो, अपने फील से बोलना बच्चों। अगर एक नॉर्मल साल में 52 वीक है, हर वीक में तो मंडे है, यानी 52 मंडे गारंटी से आएंगे या नहीं आएंगे, ये बताओ पहले।
हाँ या नहीं, इतना तो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हर Yes, वीक में sir. एक मंडे, Yes, 52 sir. वीक 52 मंडे, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा भी तो है ना भैया। 52 मंडे तो पक्का से आ गए। 53rd मंडे भी हो सकता है, लेकिन ये अगर ये साल का आखिरी एक दिन बचा हुआ मंडे हो जाए, लेकिन इस चीज की गारंटी थोड़ी है ये एक दिन मंडे होगा। भाई बच्चा बोलेगा ये एक ही दिन है और मान लो आखिरी दिन है, मे बी ये संडे हो, और ये और लिखा है मैंने बीच में, या मंडे हो, या ट्यूसडे हो, या वेडनेसडे हो, ठीक है भैया, या थर्सडे हो, या फ्राइडे हो, या सैटरडे हो, और दोबारा तो संडे आएगा नहीं। संडे से सैटरडे तक 7 डे होते हैं, ये एक दिन 7 दिन में से कोई भी हो सकता है। तो बोलो 52 मंडे तो गारंटी से आते हैं। 53rd डे मंडे हो जाए, उसके चांस 7, वो कोई भी 7 दिन हो सकते हैं, उसका चांस 7 में से कितना है बोलो? 7 में से कितना है? 1. 1 है। 7 में से 1 है, 1. मतलब 1/7 है। ठीक है, एक बारी दोबारा फील लेना भैया। अच्छा कई बारी क्या होता है, मैं इतने पे छोड़ दूं ना, मेरे को पंगा लेना नहीं चाहिए, और ज्यादा बारी मैं लेता भी नहीं। मेरे को पता है क्यों बैच को गोल गोल घुमाना है, क्यों वो चीज दिखाओ जिसपे बच्चा सोचना शुरू करे और कंफ्यूजन में चला जाए। कितना आराम से काम हो रहा है यार। 52 वीक 52 मंडे, 53वां मंडे, अगर इनमें कोई मंडे और इनमें एक मंडे है, 7 में से एक मंडे आने का 7 में से एक चांस है, 1/7, बच्चा काम खत्म कर चुका है। ठीक है भैया, तो 1/7 हो जाएगा और नंबर भी पूरे ले जाओगे, अभी लिख भी देंगे हम इसे। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा ना पेपर में ज्यादा सोच जाता है और उसको कुछ चीजें एक्स्ट्रा दिख जाती हैं जो है, और वो कंफ्यूज हो जाता है, तब हो जाता है, तब ये समस्या हो जाएगी। भाई आज कंफ्यूज हो जाए चलता है, पेपर में क्यों हो जाएंगे? ठीक है, तो कुछ अलग दिखाता हूँ। बच्चा बोलेगा भैया एक बार ही बताना जरा, मान वो सारे देखो जरा इस बात को, 52 वीक साल में है, प्लस एक दिन है, वो साल का आखिरी दिन है। वो आखिरी दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये कोई भी बताओ, वो आखिरी एक दिन 7 पॉसिबिलिटी पे कैसे हो सकता है? बोलो ना, ज्यादा सोच गए तो समस्या आ जाएगी ना। ठीक है, अब मेरे को अगली बात बताओ। देखो अब और ज्यादा सोचोगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। साल जनवरी 1 को स्टार्ट होता है, दिसंबर 31 को खत्म होता है, वाइंड अप हो जाता है। क्या जनवरी 1 हमेशा मंडे से स्टार्ट होती है बच्चों? ये बताओ पहले। No, sir. No, sir. तो आपको जो लगा ना, आपने सोचा 52 वीक जो है ना, वो मतलब मंडे से संडे तक, मंडे से संडे तक, मतलब ऐसा चल रहा होता है माइंड में। ऐसा नहीं है आपको पता नहीं है, लेकिन बच्चा सब कुछ थोड़ी सोच रहा है, यहाँ पे पूरा कैलेंडर थोड़ी सोच रहा है। वो तो मोटे तौर पे 52 की वीक की काउंटिंग लिया है ना, तो उसको माइंड में यही दिख रहा है, मंडे से संडे तक के 52 वीक है और साल का आखिरी दिन एक दिन है। और पेपर में जाके वो एक दिन सोच रहा है, यार ये सिर्फ मंडे होना चाहिए था, ये 7 तरीके से क्यों आएगा? मतलब कैसे भी तकलीफ हो सकती है। तो तकलीफ की बात हो सकती है कि आप थोड़ा आधा सोचे आधा नहीं सोचे। फिर आपने थोड़ा ध्यान से सोचा, यार कोई भी साल, किसी भी साल कभी वो मंडे से शुरू हो जाता है, कभी ट्यूसडे से। तो एक्चुअली मान लो ये साल, ये कोई ऐसा साल है जो ट्यूसडे से शुरू हुआ है, तो ट्यूसडे से मंडे तक 7 दिन पूरे हो जाएंगे। तो ये 7-7 दिन के सर्कल चल रहे हैं बच्चों। और जहां 52 वीक पूरे हो गए ना, तो आखिरी आपका मंडे पे पूरा होगा। ट्यूसडे से मंडे का वीक बोल रहे हैं हम फिर, क्योंकि शुरू ट्यूसडे से हुआ था। 7 दिन ही गिनोगे, ट्यूसडे से मंडे तक 7 दिन पूरे हो जाएंगे। ठीक है भैया, और फिर ध्यान देना आखिरी 52 भी मंडे पे खत्म हो जाएगा, तो मंडे के बाद ट्यूसडे भी तो आ सकता है फिर, जो आखिरी एक दिन बचा हुआ है। ऐसे ये ट्यूसडे से क्यों शुरू होगा? ये तो जिस मर्जी दिन से शुरू होता है, बहुत पॉसिबिलिटी है, तो वो ऑल पॉसिबिलिटी चल रही है। तो वही कह रहा हूं मैं कि ज्यादा सोच लो तो तकलीफ में आ जाओ, लेकिन फिर और ज्यादा सोचो तो वो बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, 52 वीक यानी 52 मंडे आएंगे भैया, जहां मर्जी से शुरू कर लो उसको। ठीक है, ऐसे समझो ना, सर्कल में पकड़ लो, संडे, मंडे, वेडनेसडे और यहाँ सैटरडे तक ले आओ। अरे कहीं से भी शुरू कर ले, वो 52 वीक जो आएंगे उसमें 52 मंडे तो है ही, और 53वां दिन कुछ भी हो सकता है, 7 तरीकों से हो सकता है। उसमें वो 53rd मंडे आ जाए, उसका 7 में से एक चांस है। लिखोगे कैसे? दिख तो रहा है सर, आगे फेयर कैसे लिखेंगे? तो बच्चों टोटल आउटकम, लेट आते हैं यार बच्चे, टोटल आउटकम्स ऑफ 53rd डे, कोई भी दिन 53वीं बारी आए उसके आउटकम क्या है भैया, वो लिख दो पहले। या तो मंडे होके आएगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे जो आपने लिस्ट बनाई है, या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या फ्राइडे, सब लिख दिए, मंडे ट्यूसडे, हाँ संडे, सॉरी आखिरी रह गया था संडे। ठीक है, अब 53rd मंडे आने का चांस कितना है? 52 तो आ ही गए थे, 53rd आने का चांस कितना है? एक, कितने में से? 7 में से। तो वो चांस आप निकाल दोगे। कंफ्यूजन है तो बोलना, करो सोच के करो। अभी एक और है इसी के साथ का है, वो इससे बेटर है और वो आप कर जाओगे, आपको मजा आएगा। अभी पूछता हूँ वो भी। 53rd मंडे का चांस फेवरेबल अपॉन टोटल 1/7। ऑनित इतनी देर से आ रहे हो भाई, टाइम से आया करो। आज बहुत जबरदस्त चैप्टर शुरू होनी है, ट्रिग्नोमेट्री। जबरदस्त का मतलब बात मुश्किल की नहीं हो रही है, लेकिन ये पूरी मैथ्स है आपकी आगे की। ठीक है, 10th 11th 12th ट्रिग्नोमेट्री का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है।
जल्दी करिए जल्दी। कोई रह गया तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई भी कर रहा है तो हैंड रेज कर दो। अच्छा, जिसका फीस ड्यू है अपना फीस क्लियर करना भैया, कुछ बच्चों के फीस अभी ड्यू चल रहे हैं। जल्दी करो भाई जल्दी। वंश औनित तो खैर समझा तो है ही नहीं, करेगा क्या, अगला समझ लियो भाई। सयान वंश औनित जल्दी करो। चलो अब ये 1 मिनट रुक जाओ जरा, ये वाला देखो। ठीक है, काफी मिलेंगे स्कूल पेपर में आपको, याद भी रह जाए ना। नॉर्मल ईयर में 53rd कोई भी मंडे ट्यूसडे आने का चांस 1/7 है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अभी बता दूं, याद भी कर लेना, 1 मार्कर भी आते हैं, सीधा याद होता है, मार्क करके आ जाते हैं हम। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपने कराया था सर, उसके अंदर अगर लीप ईयर में आ जाए तो सर प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd। तेरी बुक में लिखवा रखा है यार, तू तो वही पढ़ के बता रहा है मैं नहीं सर, सच में बुक नहीं खोल रहा। अच्छा ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd मंडे इन अ लीप ईयर। जो बच्चा पूछ रहा है वही सेकंड क्वेश्चन है भैया। ठीक है, वही सेकंड क्वेश्चन है, दो ही फैमिली है इस क्वेश्चन की, मतलब इस फैमिली में दो ही क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाओ, सारे रुक जाओ, पहले मेरे को करा लो आराम से, मजा आएगा, आप बोल पाओगे सोच पाओगे। ठीक है, आंसर 2 वो बोल रहा है एक लीप ईयर में, अब नॉर्मल ईयर नहीं है, अदर देन लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में 53 मंडे, अच्छा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी पूछ सकता हूँ, सब ऐसे ही होंगे जैसे मंडे कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या क्या चांस, फिर बच्चा वही कह रहा है सर ऐसे क्या बताऊं, लेकिन एक बात है कि एक लीप ईयर कितने डेज का होता है बताना भैया। 366 days। 360। 366 दिन सर, इसमें जितने वीक आएंगे उतने तो मंडे है ही है, और प्लस उसके बाद जो एक्स्ट्रा डे बच जाए उस हिसाब से मंडे कुछ और भी आ जाए तो चलो देखेंगे फिर 53 का चांस। तो आप एक रफ नोट साइड नोट, 366 को 7 डे का वीक है, 7 से डिवाइड कर ही लेते हो। ठीक है भैया, 366 को 7 से डिवाइड, 7 5 35, ये 7 2 14 और 2 बच गया। ऑब्वियस पिछली बार एक बचा था, अब एक दिन ही बढ़ा है तो अब 2 बचेगा। ठीक है भैया, तो ये आ गया 52 वीक प्लस 2 डेज। बहुत छोटा सा मूवमेंट है, जरा समझा देना। ठीक है, अभी बता पाओगे, बोलो 52 वीक, 366 दिन साल का मतलब है, 52 वीक है प्लस 2 एक्स्ट्रा डे है। 52 वीक में हर वीक में तो मंडे, यानी 52 मंडे तो गारंटी से आएंगे, लेकिन ये 2 दिन में भी मंडे आया तो 53rd भी आ सकता है, और शायद किसी बच्चे का 54 भी आ सकता है, किसी बच्चे का, मैं नहीं कह रहा हर किसी का। मुझे बताएगा कोई ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, सारे बोलना जरा, दिल खोल के बोलना। सर मंडे मंडे ट्यूसडे। हाँ यही तो मैं कह रहा था, मंडे मंडे। संडे मंडे मंडे। 1 मिनट 1 मिनट, संडे मंडे बाद में कर लियो भाई, पहले मंडे मंडे आने दे। ठीक है भाई, साल के आखिरी 2 दिन में लगातार 2 मंडे कैसे आएंगे बच्चे, जो मंडे मंडे बोला था। ये लालची बच्चा है बच्चों, देख लो, साल खत्म हो गया, आखिरी 2 दिन बचे हैं, कह रहे हैं दोनों संडे संडे आएंगे, मेरे को दोनों छुट्टी चाहिए। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है भाई, 2 दिन बचे हैं आखिरी, वो ठीक है, मान लो आखिरी 2 दिन है, मान लो सेकंड लास्ट डे संडे है, तो उसके बाद लास्ट डे तो मंडे होगा ना, या सेकंड लास्ट डे जरूरी थोड़ी है संडे ही होता है, मंडे है तो उसके बाद तो ट्यूसडे ही होगा ना, 2 दिन बचे हुए आखिरी 2 दिन, तो या तो वो संडे मंडे होंगे, संडे संडे मंडे मंडे नहीं हो सकता। ठीक है, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। और कोई भी बात मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं माननी है आपको, जच रही है तो ठीक है, नहीं तो आ जाओ माइक खोल के और फिर समझ लो बात करके। ठीक है भैया, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, 2 दिन है ना, कुछ भी हो सकते हैं, सैटरडे संडे, और दोबारा संडे मंडे मत लिख देना, वो तो पहले ही लिख चुके हो, रिपीट तो करनी दोगे। तो एक बारी कोई बताएगा भैया 52 मंडे तो गारंटी से, क्योंकि 52 वीक है। 53rd डे, मैं मंडे की बात नहीं कर रहा, कोई भी दिन 53rd बारी आए उसके कितने आउटकम है जल्दी बताओ, टोटल आउटकम देख किसी भी डे के 53वीं बारी आने के। यारे इन 2 दिन में भी तो वो डे आ ही रहा है ना, तो 7 आउटकम है 53rd डे आने के, और उसमें से वो 53rd मंडे हो जाए, संडे मंडे आ गया, आखिरी 2 दिन संडे मंडे हो गए तो भी 53rd मंडे आ जाएगा। ठीक है भैया, और आखिरी 2 दिन मंडे ट्यूसडे हो गए तो भी 53rd मंडे आ जाएगा, यानी 53rd मंडे आने का चांस 7 में से कितना है, 2। 2 चांस कितना हुआ, 2/7। 2/7। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना पहले। जो जो दिक्कत लग रही हो ना भैया, सोचने से पूरी नहीं होगी, बोलने से हो जाएगी। अपने बात रख दो, अपना व्यू रख दो, मैं क्लियर कर दूंगा अगर है तो।
हाँ, तो अब काम कर देते हैं बस। तो टोटल आउटकम ऑफ गेटिंग 53rd डे, कोई भी दिन 53वीं बारी आए इस कंडीशन पे, वो कैसे कैसे आएगा? तो संडे मंडे के आखिरी सेट में आएगा वो 53rd डे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, या सैटरडे संडे। 7 तरीकों से 53rd डे आ सकता है। उसमें वो मंडे आ जाए तो संडे मंडे में भी मंडे आ रहा है, मंडे ट्यूसडे में भी मंडे आ रहा है, यानी 53rd मंडे आने के चांस 7 में से 2/7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd मंडे 2/7। तो नॉर्मल ईयर में कोई भी डे 53rd टाइम आए, 53rd बारी आए, उसका चांस 1/7 है बच्चों। और लीप ईयर में कोई भी दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 53 टाइम आए, उसका चांस 2/7 है, याद भी रख लेना। 1 मार्कर में डायरेक्ट मार्क लगा सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, अदर मार्किंग में डिस्क्रिप्टिव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गया है ये, ठीक से तैयार करके रखना इसे। ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। देखिए एक बड़ी पक्की सी बात है, कोई भी बच्चा प्रॉब्लम में किसी को भी नहीं फंसने दूंगा, मैथ्स जिस मर्जी लेवल पे हो आपका, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पार्टिसिपेशन चाहिए। मतलब ये आप आधी बारी सुन रहे हो, आधा टाइम इधर उधर देख रहे हो और फिर कह दो सर समझा दो, वो तो कोई तरीका है नहीं, ठीक है। और आप सब भी अपने मन से ही बैठे हो, कोई जबरदस्ती कोई नहीं बैठा हुआ भैया, तो इसलिए थोड़ा पार्टिसिपेट ढंग से कर लेना भैया, ठीक है। क्योंकि बड़ा चैप्टर है, मैं एक इंपॉर्टेंस बता दूं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री लगभग मान लो 10th में 15% वेटेज रखता है, एक आइडिया दे रहा हूँ रफ, जो चलो उतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री 11th में भैया लगभग मतलब मान लो 50% 11th मैथ्स का पार्ट है। ये नहीं है चैप्टर के नाम से कह रहा हूं मैं कि चैप्टर 50% वेटेज का, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना 50% मैथ्स होती ही नहीं है। ऐसे यहाँ भी चैप्टर की वेटेज नहीं दी है, डिफरेंट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री ले जाएगा, वो सर्कल में ले जाएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ले जाएगा 10th के चैप्टरों में। और 12th तक जाते जाते भैया 60 से 70% मैथ्स बिना ट्रिग्नोमेट्री के होता ही नहीं है, चाहे चैप्टर सारे अलग हैं, ठीक है भैया। तो ये बड़ा मूवमेंट है, एक बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लो, और मुश्किल नहीं है, लेकिन हर चीज समझ के चलनी है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस पे आपका मैथ्स बनेगा, अब ध्यान से सुनते रहना। सर सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ही पता लग जाए अभी तो, ठीक है। अभी अब बड़ी बातें छोड़ो, आप आराम से समझो। सर ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? कोई आप में से बताना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि आपके स्कूलों में शुरू हो चुका है, जिसको कह रहा हूं उसको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग। नहीं, चलो मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना भैया। एक राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है थोड़ा डिफाइन करना, जिसमें ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, जो एक एक एंगल सर 90 हो, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक हल्के तरीके से 90 बताना है डिग्री। भैया, 10th अभी हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना भैया, ये भी क्लास टू क्लास ना ये वर्ड अपना मीनिंग बदलेगा, कि 10th में बता रहा हूँ तो एक मीनिंग दूंगा, 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री मान ले मेरे से पूछने आ जाएगा तो मैं मीनिंग थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, वाइड मीनिंग कर दूंगा, डेफिनेशन बढ़ा दूंगा। मैं आज हल्के तौर पे दोनों ही थोड़ा थोड़ा छू रहा हूँ, बता रहा हूँ हल्का हल्का, सुनते रहना। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 10th का बच्चा, स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बच्चा क्या कर लो बात, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी में लो, मेरे से पूछ लो, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक एंगल 90 होता है, और क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आप बहुत कम सोच रहे हो, ये चीजें तो है, मना नहीं कर रहा मैं आपको, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी में मैंने क्या शब्द छुपाए जो बोले नहीं, और तुम्हारे पास डिलीवर होंगे भी नहीं जब तक मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, बहुत पुरानी बात है, 20 साल measurement of a side अब of a आप सुन लो, अब triangle. आप बीच में मत बोलो, ठीक है। अभी आपसे पूछा नहीं गया था, ठीक है। 20 साल पुरानी कहानी मैं सुना देता हूँ। मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर था, और वैष्णो देवी की यात्रा पर 20 के भी 25 ही हो गए होंगे। एक छोटा सा बच्चा था 9th क्लास का, गर्ल थी, नीचे ही मिल गई मेरे को, ठीक है। जानता नहीं था, लेकिन चलो चलते चलते जान पहचान हो गई, तो बोलती है भैया भैया, मैंने बोला हाँ, तो साथ चलते हैं, साथ चले, बातें होती रही। और जब मैं ऊपर बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाले थे हम, तो मैंने उससे कहा यार है तो 9th क्लास की, इसकी क्या नॉलेज होगी, मैं इसकी ज्यादा थोड़ी जानती होगी। मैंने कहा बेटा ये नीचे से ऊपर तक आए, जो डिस्टेंस है पूरा भवन तक का, नीचे से ये डिस्टेंस क्या इंची टेप लगा के नापा होगा क्या किसी ने, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे नापा होगा? तो उसने फटाफट से बोला आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, वो 9th का बच्चा था, आज से 20 साल पुरानी बात। बोलता है भैया ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से होता है, ट्रिग्नोमेट्री से हो जाता है, ठीक है भैया।
फिर मैंने बोला यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ सारे बच्चों से, यहाँ से मून तक का डिस्टेंस क्या किसी ने इंची टेप लगा के नापा है, हाँ या नहीं, बस इतना बता दो। नहीं सर। यहाँ से सन तक तो हम कभी गए भी नहीं और शायद जा भी ना पाए, उसका डिस्टेंस भी हमें नोन तो है, क्या इंची टेप लगा के नापा है? नहीं सर। सब ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है भैया, और ये सब 10th का ट्रिगो कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा भैया, ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन साथ रहना, ठीक है। अब आप ये समझो आपके स्कूल के बिल्डिंग की हाइट है, उसपे स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है भैया, उसपे कहाँ इंची टेप लगा के नापेंगे उसे? माउंट एवरेस्ट की हाइट है, उसे कहाँ इंची टेप लगा के नापेंगे? तो जब माउंट एवरेस्ट पे नहीं भी गए थे तब भी हमें उसकी हाइट पता थी, लगभग अंदाजे में ठीक भी थी। तो वो हम ट्रिग्नोमेट्री से कर लेते। कैसे कर लेते हैं? एक रफ आइडिया ले लेना, ठीक है, बाकी चीजें तो करते करते क्लियर होंगी। एक मान लो मैंने कहा भाई ये आपका स्कूल का बिल्डिंग है, ठीक है, 1 मिनट रुको जरा, फील लो, मजेदार बात है, स्कूल का बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है। एक क्लैनोमीटर नाम से एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, जो हम घर में भी बना सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट से आपने स्कूल का बिल्डिंग की हाइट तो आप कैसे नापे? आप स्कूल की बिल्डिंग से बेस से मान लो 20 मीटर नाप के, बेस पर तो आप नाप सकते हो चीजें, 20 मीटर नाप के दूर हट गए, यहाँ पे क्लैनोमीटर पकड़ा, उस क्लैनोमीटर में के होल में से आपने स्कूल की बिल्डिंग का टॉप देखा, तो यहाँ एक एंगल दिखा आपको, उस क्लैनोमीटर में एंगल आ जाता है 30 डिग्री है। 1-2 क्लास में बता दूंगा कैसे बनता है, डी से और एक स्ट्रॉ से पाइप से ही बन जाता है। 30 डिग्री एंगल दिखा हमें, तो स्कूल के टॉप को देखने पे एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है। सिर्फ 2 क्लास भी रुक जाओ तो 2 क्लास में इतनी मैथ्स आ जाएगी आपको कि आप हिसाब किताब लगाओ और ये बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इवन ये माउंट एवरेस्ट है, आप ग्राउंड पे खड़े होकर उस क्लैनोमीटर से माउंट एवरेस्ट का टॉप देख लो, कोई एंगल दिख जाएगा, ठीक है, और बेस से माउंट एवरेस्ट के बेस से कितना दूर गए वो तो हम नाप ही सकते हैं, ठीक है भैया। और ये एंगल, इन 2 चीजों से 4 लाइनों की कैलकुलेशन में 2 क्लास में आप माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाल दोगे। ये ट्रिग्नोमेट्री है। क्या कर क्या रहे हैं हम? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, में कुछ इंफॉर्मेशन होने पे बची हुई साइडें, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज निकाल पाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री है, और ये 10th क्लास का है, ये कोई आगे की बात नहीं है। लेकिन ये 2 चैप्टर मिला के बनेगा, 8th और 9th, 2 चैप्टर मिला के हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें हम वर्ड प्रॉब्लम में कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अभी ये फील होने में, यहाँ तक पहुंचने में काफी टाइम है, अभी बहुत सारी छोटी छोटी बातों के आंसर अपने को चाहिए, ठीक है भैया। ये तो एक रफ फील दिया आपको। कोई कुछ कह रहा था तो बोलो, वंश गोयल। सर मैं कह रहा था कि मून की जैसे हमने निकाला हुआ ट्रिग्नोमेट्री की डिस्टेंस, सर उसको देखने के लिए तो टेलीस्कोप यूज किया होगा। टेलीस्कोप नॉर्मल ऐसे तो मैं तो एक नहीं सिक्के देखा होगा ना। से, एक कॉइन से देख के भी निकाल सकता हूँ, एक कॉइन से, सिर्फ एक सिक्के से देख के निकाल सकता हूँ, ठीक है। सर लेकिन इंतजार करो ना, 2 साल का इंतजार कर लो, सिक्के से नाप देंगे मून का डिस्टेंस, सिर्फ कॉइन से, टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है हमें। सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और निकाल देंगे, ठीक है। अभी लेकिन इसको फोकस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सर ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब अब पढ़नी है तो बताओ क्या पढ़ाओगे इसमें? भाई पहली बात तो डेफिनेशन तो लिखो, जो कि फील में आएगी कुछ टाइम बाद। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्कशन है, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। डेफिनेशन लिख लेना, स्टडी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट को आर टी करके लिखूंगा ज्यादा बारी, एंगल को एंगल और डी करके लिखूंगा, ट्रायंगल को ट्रायंगल के सिंबल से लिखूंगा। स्टडी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी है, उसको पढ़ने जा रहे हैं हम। उसकी चीजें कुछ पता हो तो बच्चे भी निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन छोड़ो, ठीक है। जो बच्चा स्कूल में कुछ कर चुका है वो बीच में इनिशियली पार्टिसिपेट मत करना, प्राइमरी पार्टिसिपेट मत करना। एक बारी 2-4 बच्चे बोल रहे जो बिल्कुल पहली बारी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप आ जाना, जरूर पार्टिसिपेट कर लेना, सुनते रहना भैया। मैं ये कह रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमें उसे पढ़ना है तो पहले साइडों के नाम तो बोलने आने चाहिए ना। तो बच्चे सारे मेरे को रोक दोगे, बोलोगे सर इसमें क्या बताओगे, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। बताओ बच्चों बेस कौन सी साइड है, बोल दो। अरे इतना तो आता है आपको, बीसी है। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? AB है, मैं नहीं बता रहा, ये आप बता रहे हो। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? ठीक है भैया, देखिए ये ज्योमेट्री में तो ये ठीक कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री में ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है, ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो इसे बेस कह सकते हो, इसे परपेंडिकुलर कह सकते हो, इसे हाइपोटेन्यूज कह सकते हो। लेकिन अपना कंसेप्ट जो तुम्हें पता है पहले वही मेरे को वापस कराना। हाइपोटेन्यूज तो पक्का 90 के अपोजिट है, इसमें तो कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है।
लेकिन क्या ज्योमेट्री में हम बीसी को बेस बोल रहे हो? बोल लो, मैं मना नहीं कर रहा, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नहीं कह रहा मैं, और एबी को परपेंडिकुलर बोल रहे हो, अगर बोल रहे हो तो क्या ज्योमेट्री में हम एबी को बेस भी बोल सकते हैं? पहले ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या इन दोनों sir. को उल्टा पुल्टा Yes, भी sir. बोल ज्योमेट्री में हो जाता था सर, मतलब ये ट्रायंगल ऐसे बनाओ कि इसको पलट के ऐसे रख दो, ए बी बेस पे रख दो, तो भैया बेस ए बी बोलोगे, बीसी बोलो, और फर्क भी नहीं पड़ता था, किसी एक को बेस किसी एक को परपेंडिकुलर बोल दो। ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं हो सकता भैया। ट्रिग्नोमेट्री में इवन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अगर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर बता, तो मेरा क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, आप बताओगे कहाँ से? ठीक है भैया, आप ध्यान से सुनना कैसे पूछना चाहिए मेरे को, ठीक है? थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब इजी करने के लिए कुछ शब्द हम डाल देते हैं बीच में, ठीक है? एक हिंदी का वर्ड यूज करूं तो जुगाड़ू शब्द, लेकिन मैथ्स आसान हो जाता है उससे, तो ऐसे कुछ बता रहा हूँ, ठीक है भैया? अगर मैं पूछ भी रहा हूं तो मेरे को ऐसे पूछना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एंगल सी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी। अच्छा पहले बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 वाला एंगल किस पॉइंट पे बना हुआ है? जल्दी बोलो। बी पॉइंट पर राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पे, तो 90 वाला पॉइंट छोड़ो, जो बेस और परपेंडिकुलर पूछना है ना, 90 वाला पॉइंट छोड़ो, ध्यान देना, बाकी दो पॉइंट, बाकी दो एंगल, एंगल सी के अकॉर्डिंग कोई पूछ सकता है भाई बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बता, या ये पहली प्रॉपर्टी आ गई भैया। इस एक प्रॉपर्टी पे पहली एक्सरसाइज यानी 1/4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जरा सी इतनी सी बात पे, ठीक है भैया? और अकॉर्डिंग टू एंगल ए भी मैं कह सकता हूँ बेस और परपेंडिकुलर बता, 90 के एंगल के अकॉर्डिंग नहीं पूछ सकते हम, जो अदर एंगल बच गए या तो हम बोलेंगे सी के अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर बता, या हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल ए बेस परपेंडिकुलर बता, हाइपोटेन्यूज बता। तो कैसे बतानी है, रूल सुन लो, एंगल सी के अकॉर्डिंग। अच्छा बहुत हर किसी का अपना तरीका होता है चीजें कराने का भैया, कोई जैसे कई बच्चों ने स्कूल में पढ़ा होगा एडजेसेंट अपोजिट हाइपोटेन्यूज ऐसे करके करते हैं, फिर फॉर्मूलों के ट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है भैया? मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है, क्योंकि एक साल नहीं है भैया, 3-4 साल तक ट्रिग्नोमेट्री और फॉर्मूले ऐसे भर भर के हैं इसमें, लेकिन सारे एक पैटर्न बना लो ना, पैटर्न से यूं आ जाते हैं सारे, सोच के ही लिख देते हैं, मतलब रटने नहीं पड़ते बहुत जगह में, ठीक है भैया? तो उसके लिए कुछ खास शब्द दूंगा आपको, वो ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू एंगल सी, मैं कह रहा हूँ एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस बताओ, किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग, ये एंगल सी है ना, मार्क कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम बेस पूछ रहे हैं, तो वो साइड बेस जिसपे एंगल, एंगल सी और 90 वाला एंगल, उन दोनों को मिला के जो साइड बने वो बेस। एंगल सी के अकॉर्डिंग दोबारा सुनना, बेस क्या? एंगुलर पॉइंट सी और 90 वाला पॉइंट बी को मिला के जो बने वो बेस। तो बोलो सी के अकॉर्डिंग, सारे बच्चे बोलो बेस क्या है? BC. बीसी। तो इसमें हमने क्या लिया, एक तो एंगुलर पॉइंट सी लिया, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। बेस के लिए दो चीजें पकड़नी है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं वो एंगुलर पॉइंट पकड़ लेना, और एक 90 वाला पॉइंट थोड़ा रफ लिख रहा हूँ जो कि बी है, उसको पकड़ लेना और मिला लेना, बेस हो गया, ठीक है भैया? जिसे एडजेसेंट कहते हैं नॉर्मली लोग, एडजेसेंट साइड, ठीक है? छोड़ो उस बात को, ठीक है? ऐसे ही पकड़ो बस, बीसी। तो ये वाला तो आप मेरे को करा दोगे, और मैं कह रहा हूँ 1/4 चैप्टर तो इस पे हो ही रहा है बच्चे आपका, बेस। सर अब किस एंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ? ए के अकॉर्डिंग, हेल्प करना बच्चों। एंगुलर पॉइंट ए और 90 वाला पॉइंट बी है, बोलो बेस क्या? AB. तो भैया एंगुलर पॉइंट ए है और 90 वाला पॉइंट तो खैर बी है, उसको मिला दो, जो बन गया तो बन गया ए बी, इट इज बेस, सिंपल। सारे देख लो भैया, मैं कह रहा हूँ बाद में कोई कोई बेकार में उल्टा पुल्टा बेस ढूंढने में बेचारा तकलीफ में आ रहा है दूसरी क्लास के अंदर ही, इतनी सी बात है। एंगुलर पॉइंट, जो एंगल हम कह रहे हैं वो एंगल वाला पॉइंट पकड़ ले, और 90 वाला पॉइंट पकड़ ले और मिला दे, बेस आ गया। अगर ए के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, वो एंगुलर पॉइंट ए पकड़ ले और 90 वाला पॉइंट पकड़ ले, ए भी बेस आ गया। किसी एक को भी कंफ्यूजन है अभी बोल लो। सर परपेंडिकुलर कैसे ढूंढेंगे, अगली बात आ जाओ। परपेंडिकुलर के भैया जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं, बताना किस एंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं मैं, बोलो बोलो। Angle C. तो बस उस एंगल के अपोजिट जो साइड है, उसके अपोजिट जो साइड है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है। यानी मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, अगर परपेंडिकुलर को थ्योरी में थोड़ा बोलूं, अपोजिट टू एंगल और सी के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, तो एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है। सारे बोलो सी के अपोजिट कौन सी साइड है? AB. यानी ये परपेंडिकुलर है। अच्छा तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बता दो भैया, परपेंडिकुलर बताना है आपको। परपेंडिकुलर का मतलब जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड, अपोजिट टू एंगल ए। तो देखो CB. एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है? एंगल ए के अपोजिट बीसी, परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया? दो बातें हो गई। हाइपोटेन्यूज का भैया हमेशा से वही रूल है, उसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि पहले ही पूरा टेक्निकली कंसेप्चुअली हो ही चुका है कि 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और 90 का एंगल तो वही है जो है, तो बस हाइपोटेन्यूज तो भैया अपोजिट टू 90 होता है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो ACR है, और वो यहाँ भी वही बात है, ठीक है भैया? इस पर 1/4 एक्सरसाइज होना है आपका।
आप आराम से इसे सोच लो, कुछ पूछना है बोल लो और नोट भी कर लो सोच समझ के। अच्छा चैप्टर स्किल है ये, पहला स्किल चैप्टर है, लेकिन मजा आएगा जो पार्टिसिपेट करेगा, बहुत मजा आएगा, आपकी मैथ्स बदल जाएगी। ठीक है, और ये कभी ना कभी होगा, ये ध्यान देना। मे भी आप में से 10-20 बच्चे ऐसे रह जाएं जो मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, बोल रहे हैं सर ठीक है कोशिश कर रहे हैं, पता भी लग रहा है, मजा इस बात का आ रहा है कि ट्रिक्स अच्छी अच्छी सुनने को मिल रही है, लेकिन मैं क्वेश्चन निकालता हूँ ना, मेरा कई बार रुक जाता है, होता नहीं है, तो यहाँ मजा खराब होता है। मैं कह रहा हूँ ये मोमेंट भी आएगा तब भी गिव अप मत कर देना, क्योंकि मैं इससे प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा, एक को भी नहीं फंसने दूंगा, सबको आसान बुलवा के छोड़ूंगा, लेकिन कोशिश करते रहना। 100 200 500 जितने क्वेश्चन करने पड़ जाएंगे करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है भैया, एसी 90 के अपोजिट, 90 के अपोजिट तो वही है एसी। लिखो फटाफट लिखो। सर एक बार रिपीट कर दो। क्या पूछना है आपको, पूछना पड़ेगा, क्योंकि 15-20 मिनट की क्लास रिपीट नहीं होगी बच्चे, पॉइंटेड करो अपने क्वेश्चन को। सर मेरे को ये आपने बनाया ना अकॉर्डिंग टू एंगल, ये सब समझ नहीं आया। तो क्यों रहे थे भाई, उसी वक्त बोल देते ना, मैं पूछ रहा था, कुछ बच्चे तो जवाब भी दे रहे थे। ठीक है, साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ रहो। ठीक है, एंगल सी के अकॉर्डिंग हम बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, इतना क्लियर है, एंगल सी के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, साथ रहो, बोलोगे तो पता लगेगा ना कुछ आया नहीं आया। ये रहा एंगल सी, इसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। बस बेस की डेफिनेशन क्या है, एंगुलर पॉइंट और 90 वाले पॉइंट को मिला के जो साइड बने वो बेस है। तो बोलो बेस क्या है, सी के अकॉर्डिंग एंगुलर पॉइंट सी और 90 वाला पॉइंट बी मिला के जो साइड बने, बोलो। अरे बोलो, इतना क्या सोच रहे हो, एंगुलर पॉइंट ये रहा, 90 वाला पॉइंट ये रहा, इसको मिलाने से ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, यही बनेगा। नाव्या यस सर। बोलो ना बेस क्या है, नाम दो ना बेस साइड का। नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा। चलो भाई, तो उसका तो माइक नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, किसी और को दिक्कत है वो आ जाओ भाई। ठीक है, बड़े आगे हो गया है सबका, साथ रहना, जरा थोड़ी सी चेकिंग करवा लेते हैं आपको कि क्या समझ लिया आपने। ठीक है जी, थोड़ा नाम बदल के और फिगर उल्टी पुल्टी करके भैया बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बोलने की प्रैक्टिस कर लो, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बोलने की प्रैक्टिस। अरे कई बातें हो जाती है बच्चों की घर में, पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो बेचारी माइक नहीं खोल पा रही शर्म के मारे। ठीक है भैया, शायद मेरे को तो ये फील आया, पूछ तो रही थी और बच्चा भी बढ़िया ही है। ठीक है, मैंने जानबूझ के उल्टा पुल्टा बना लिया, लो मैं नाम भी बदल देता हूँ ताकि आप चालाकी ना कर जाओ। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ढूंढने हमने, मैं बोल रहा हूँ एंगल पी के अकॉर्डिंग बताओगे बेस, बोलो बच्चे, एंगुलर पॉइंट और 90 वाला पॉइंट बेस होता है, बोलो क्या को मिलाने वाले। अब अपने आप बताओ, एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्यू आर। एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट क्यू आर। हाइपोटेन्यूज वो तो एक ही रूल है, 90 के अपोजिट, इतनी सी बात है। ठीक है भैया, वो बच्चा भी साथ रहता तो पता नहीं क्यों और कहाँ गायब हो गया, अभी पकड़ लेता। ठीक है भैया, एंगल आर, अब एंगल आर 90 यही दे रहा हूँ मैं आपको, एंगल आर के अकॉर्डिंग बोलो बेस 90 वाला पॉइंट और एंगल आर वाला पॉइंट, क्यू आर। ठीक है, और ये हल्के में मत लेना, इसी पे ये एक्सरसाइज तैयार होगी, इसी पे खराब होगी, इतनी सी बात पे। ठीक है भैया, एंगल के अब एंगल आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बोलो, एंगल के अपोजिट वाला पी क्यू या क्यू पी जो भी बोल रहे हो। हाइपोटेन्यूज तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, 90 के अपोजिट वाला पी यार। ठीक है भैया, देखे ना भैया है क्या, अभी मैं 1 मिनट और लगा लूं भाई, इसकी भी दिक्कत तो खत्म हो जाए। है तो सही बच्चे, बोलना माइक खोल के, घबरा क्यों गया, डर क्यों रहा है, डरने से बात नहीं सर आ बनेगी। गया। आ गया, अच्छा तो बता देते ना, डरो मत घबराओ मत। ठीक है, टीचर तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आप अपनी बात पे कायम रहोगे, सभी को कह रहा हूँ, कहीं दिक्कत है बोलोगे ही बोलोगे। खैर आगे चल रहे हैं भैया, साथ रहिएगा, आज बेसिक पूरे कर रहा हूँ। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म होती है भैया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है, बहुत कुछ है यहाँ सीखने के लिए, ध्यान देना, एक एक करके फाइनल करते जाना, जहां क्वेश्चन हो जरूर पूछते जाना, लेकिन साथों साथ पूछ लेना, खींचना मत उसे कि 10 मिनट बाद याद आया ये पूछना है। ठीक है, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है साइन थीटा, अभी कुछ मत लिखो। अच्छा मेरी राइटिंग आप सबको पता है अनोखी है, तो बाद में अलग अलग पूछते रहोगे, मैं तकलीफ में आ जाऊंगा इतने सारे बच्चों को अलग अलग बताते हुए। अभी अभी देख लो जरा, राइटिंग तो वही रहेगी मेरी, SINE लिखा है साइन थीटा, या चलो SIN साइन थीटा। इसकी फुल फॉर्म अभी कुछ मत लिखो, पहले चीजें सुन लो क्या कंटेक्स्ट चल रहा है। इसकी फुल फॉर्म ही होती है, पढ़ते वही है, साइन या सिन थीटा, प्रोनाउंसिएशन वही है, स्पेलिंग SINE हो जाता है। ठीक है, सेकंड टर्म होती है कॉस थीटा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी, सब एक एक करके बताऊंगा, सुनते रहना। दूसरी टर्म होती है कॉस थीटा,
इसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन थीटा, ठीक है, थीटा एंगल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब बच्चा बोले थीटा ऐसे थोड़ी बनाते हैं, अब आपको हर बार ही तो कहता हूँ यार, राइटिंग मेरी अनोखी है, ऐसे ही लिखता हूँ मैं, ठीक है भैया। टेन थीटा, ठीक है, कि फुल फॉर्म तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है टेंजेंट थीटा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉसेक थीटा की फुल फॉर्म कॉसिकेंट थीटा है, कॉसिकेंट थीटा, ठीक है भैया। नेक्स्ट सेक, एसईसी सेक थीटा की फुल फॉर्म सीकेंट थीटा है। मजा आएगा इसको करने में, ये ध्यान देना। अभी सुनो, कॉट थीटा की फुल फॉर्म कोटेंजेंट थीटा है। फुल फॉर्म तो अभी एक बार ही आप थोड़ा बेसिक सुन लो चीजों को, तो फुल फॉर्म रटनी नहीं है, बस एक बार ही लिख लेना। कभी कभी घटिया क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि टेन थीटा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप लिख देते हो टेंजेंट थीटा। कॉसेक थीटा की फुल फॉर्म नहीं तो यूजुअली यही होती है मैथ्स लिखने में, लेकिन इस वक्त ये प्रॉब्लम है नहीं भैया, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे। सर ठीक है, आपने तो कुछ भी लिख दिया, हमारे हिसाब से सोचो ना, आप अपने हिसाब से क्यों बोल रहे हो। आपने कुछ भी लिख दिया, नए नए शब्द लिख दिया हमारे लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये है क्या? पहली तो समस्या ये है क्या। दूसरी बात, अगर ये कुछ है तो इससे हम मैथ्स में क्या कर लेंगे, मैथ्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, मैथ्स 2 4 5 10 20 50 है। अरे नंबर सिस्टम मैथ्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन मैथ्स है, ये क्या है जो मैथ्स में आ गया। ठीक है, डेफिनेटली मैं क्लियर करूंगा, इनके मीनिंग बताऊंगा, लेकिन एक बारी कोई मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है 6 जिनकी ये फुल फॉर्म है, जो याद नहीं करनी है लिखनी है। एक क्वेश्चन होल्ड कर दिया हमने आपका, जिसका जवाब आने वाला है, इनके मतलब क्या है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भैया ये चल रहा है हमारा 8.1, इसमें कोई 6 फॉर्मूला है, ध्यान से सुनते रहना। फिर हमारा आ गया 8.2, ठीक है, उसमें कोई 30 चीजें याद करनी है, कोई टेबल है, साइन 30 हाफ है, साइन 60 डिग्री, रूट 3/2, ऐसा कुछ 30 टर्म्स है याद करनी है। फिर हमारा आ गया 8.3, 6 फॉर्मूले याद करना है। फिर हमारा 8.4 आ गया, 21 फॉर्मूला याद करना है, मिला के ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, फॉर्मूला वैल्यू बहुत कुछ है, 21 और याद करने हैं। 30 6 36 6 42 43 63 हो गए टोटल। तो थोड़ा ये सोचो ना, अगर मैं शुरू में ये कहानी बता दूं तो बच्चा बोलेगा कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर, 63 कौन याद कर लेगा, और क्यों नहीं वो मिक्स होगा, मान लो किसी ने बहुत मेहनत कर ली, मिक्सिंग होगी, तो ये खतरा रहता है इस चैप्टर में। तो इस खतरे को बचाने का हर किसी के पास ट्रिक है भैया, ठीक है भैया, हर किसी ने अपने हिसाब से कोई ना कोई ट्रिक बना रखी है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं खाली ये 63 की प्रॉब्लम नहीं मान रहा, मैंने जो ट्रिक बनाई है, मैं कह रहा हूं ये 63 बच्चों की मिक्सिंग होएंगी, ठीक है, याद कर भी लेंगे तब भी मिक्स होंगे, और फिर वो 11th क्लास में जाएंगे, मान लो बहुत अच्छी मेहनत करके, और एक दिन ऐसा 10th में ही आ जाएगा, सब तैयार हो जाएगा, लेकिन 11th में तो भैया 200-250 हो जाएंगे, तो इतनी बड़ी जंग लड़नी पड़ जाएगी तो तकलीफ नहीं हो जाएगी। तो यार कुछ नहीं, ये सब कहने की बात होती है, ये 50 है, ये 60 है, ये 200 फॉर्मूले हैं, ठीक है भैया। 11th वालों को मैं अभी तक डराता रहता था 11th में 200 आएंगे, ठीक है, एक 30 मिनट की क्लास में हमने उसमें से 100-150 फॉर्मूले बनाने सीख लिए, यूं एक 30 मिनट की बना लेते हैं, माइंड में सोच के बोल देते हैं, कुछ रटना नहीं होता। तो ज्यादातर कुछ ऐसा है जो बन जाता है, कोई पैटर्न है, कोई जुगाड़ है, कोई ट्रिक है, काम हो जाता है और इजीली हो जाता है। लेकिन बच्चा बोलेगा अब इतनी सारी बात क्यों बता रहे हो आप हमें, वो तो जैसे जैसे आएगी हम भी समझ लेंगे। अरे भाई आप लालच करोगे ना भैया, जो मैं ट्रिक आगे आज बोलूं कि कल बोलूं 11th में कि 12th में, वो सारी फेल हो जाएंगी अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इसी ऑर्डर में याद नहीं की। इनके मीनिंग तो मैं बताऊंगा, लेकिन और इसको घर पे भी नहीं ले जाना कि इसको हम तो मतलब कल याद करेंगे, परसों याद करेंगे, चैप्टर बर्बाद हो जाएगा ये, यानी अगले 3 साल खराब हो जाएंगे मैथ्स के। ये इसी ऑर्डर में अभी की अभी, चाहे इनके मीनिंग अभी बचे हुए हैं, इस ऑर्डर में सारे बच्चे स्क्रीन देख के याद कर लो, ऑर्डर को डिफॉल्ट नहीं करना, इससे बहुत सारी चीजें बन जाएंगी बाद में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसी ऑर्डर में याद कर लो, ठीक है। फिर मीनिंग बताते हैं और फिर चीजें आगे चलाते हैं। सर थीटा क्या होता है? एंगल है, एंगल है, जैसे साइन थीटा कोई भी एंगल है, 30 डिग्री 45 डिग्री, क्यों होता है, कैसे आता है, वो तो आगे जब चीजें पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। थीटा एंगल के लिए है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब थीटा एंगल है तो बच्चे का क्वेश्चन ये भी है, साइन थीटा क्या होता है बताऊंगा ना, पहले आप इस ऑर्डर में लिख के शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म लिख लो और इन्हें इस ऑर्डर में याद कर लो। ये चैप्टर घर पे अलग से बैठ के तैयार होगा, मजा आएगा ऐसा नहीं है, ये होगा तो अभी होगा, साथ के साथ होगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, पूरा बोलना, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा, शॉर्ट फॉर्म से बोलना। जिसको लर्न हो गए भैया, ऑर्डर क्या कुछ सेकंड लगते हैं, वो हैंड रेस करते जाओ, ऑर्डर बस इस ऑर्डर में 6 टर्म याद करनी है। साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉट थीटा,
जल्दी जल्दी, कोई कम नहीं मानना अपने आप को। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा होता आया है, सालों साल होता है। 40 नंबर वाला 95 प्लस लाता है कंपटीशन में आके मेहनत कर करके। आपकी वजह से होता है। आप अपने आप को कम ना मानो, कोशिश करते जाओ, जो दिक्कत है पूछते जाओ। सभी सभी जल्दी से जल्दी देखो, ये ना हो कि पूरा बैच बैठा रह जाए कुछ बच्चों के चक्कर में। अच्छा, जिनका हो गया ना भैया, ये फालतू का एक ओवर कॉन्फिडेंस होगा, मेरा हो गया कुछ भी नहीं था। जब तक सारे ऑल हैंड रेज नहीं आ रहे हैं, आप अपना लगे रहो, साइन कोसेन कोसेक सेकॉट, साइन कोसेन कोसेक सेकॉट, बस ऐसे ही लगे रहो। भैया जल्दी करो, अंकित कुमार झा, अरमान, अर्शमान्या, जल्दी से जल्दी। आर्यन, ध्रुव सिंह, हर्षित मौर्य, एंजल, हर्षित, कनक, कुणाल, मान्या, जल्दी जल्दी करो भाई। पिया, साक्षी, प्रथम, श्रेष्ठ, सुरेश। सुरेश यार क्या जबरदस्त बच्चा है तू, जल्दी कर। भैया आपने दिशा, कॉसेक थीटा की फुल फॉर्म क्या लिखी है? कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, COSECANT, कॉसिकेंट थीटा। आ जाओ फटाफट आ जाओ, देखो एक भी कम नहीं चलेगा, एक भी कम नहीं चलेगा। जल्दी से यश यादव, याना, विनायक, उत्कर्ष, सृष्टि, श्रेष्ठ भाई जल्दी कर, बढ़िया काम कर। निशा, भैया अच्छा हो गया। हो गया वो हैंडरेस का, कब का वो कुछ के रखा पास है? ऑप्शन नहीं आ रहा। हैंडरेस कर देना भाई, जिस ऑप्शन तो ज्यादातर के पास आता ही है। बढ़ा दूं बात आगे। अरमान, आर्यन, आर्यन, चित्रांशी। चैप्टर खराब हो जाएगा ना, मैं यहाँ लालच करके कहीं भी रुके नहीं तो। वो जिस जिस बच्चे ने नहीं करा होगा उसको फिर मजा नहीं आएगा, और धीरे धीरे खराब होता जाएगा। सर हैंड रेस करना था जिनको। हाँ हैंड रेज करना है विनायक भाई। सभी भैया जिन बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया, याद होते ही ऑर्डर याद करना है। ऑर्डर, टर्म याद हो जाएंगी। कोई बच्चा कह रहा है मैं भूल रहा हूँ बीच बीच में। ऑर्डर, साइन कोसेन कोसेक सेकॉट। वैसे तो आगे की प्रैक्टिस से भी याद हो जाएगा, लेकिन पहली कोशिश कर लो। सर कर रहे हैं, लेकिन अब एक बात बन नहीं रही ना। हमने तो बहुत कोशिश करी, जबरदस्ती याद करने की कर भी ली, लेकिन अभी दिमाग में चल रहा है ये होता क्या है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा होता क्या है। ठीक है, होता क्या है। कल ये एक सिंपल सा डायलॉग है जिसे आप बोल लेंगे तो आपको मतलब इन चीजों के मतलब भी हैं, उसमें फॉर्मूलाज भी हैं, याद कुछ करना ही नहीं पड़ता है, डायलॉग से ही काम हो जाता है। कहा था ना इस एक्सरसाइज में 6 आएंगे। वो 6 कोई अलग से बैठ के याद नहीं करता, बस एक डायलॉग से काम चला लेते हैं। डायलॉग मेरे साथ साथ बोल लेना भैया आप। पंडित बद्री प्रसाद, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत। पंडित बद्री प्रसाद हर हर हरी हरी बोल। बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है भैया, ये रहा। दोबारा बोलना एक बारी सारे। अरे सारे आ जाओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक बारी और, बस एक बारी और, बस एक बारी बोलना। पंडित बद्री पप्पू, प्रसाद हर हर बोले पप्पू सोना चांदी बेटे तोले। पप्पू हाँ हाँ बापू। देखो ये वाला बढ़िया है, पप्पू बेटे पप्पू हाँ हाँ बापू। ठीक है, एक बारी और बोलना। बोलो तो सही, घर में कोई कुछ नहीं खाएगा। पप्पू हाँ हाँ बापू। एक और। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये बढ़िया वाला है। छोड़ो, इधर उधर की बातें कर रहे हैं बच्चों। सबसे ज्यादा मतलब यही चल जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, बच्चा बोलेगा क्या कह रहे हो सर। अरे भाई एस का फुल फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा, सी का फुल फॉर्म ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा, टी का फुल फॉर्म लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो एक्चुअली ये साइन थीटा क्या था ना, क्वेश्चन क्या होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है उसको एक किसी ने नाम दे दिया साइन थीटा, जिससे मैथ्स में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को साइन थीटा कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा क्या है, आप सोच रहे हो ना कॉस थीटा क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को कॉस थीटा कहा जाता है। ठीक है भैया, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को टेन थीटा कहा जाता है। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर ये तो 3 हुई, आप तो 6 बात कर रहे थे। एक बारी भैया आपने ऑर्डर याद किया था,
मेरी हेल्प करना जरा। साइन के बाद वहाँ कॉस था, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद क्या था जो आपने याद किया था अभी? कॉसेक। वो देखो नीचे लिखना शुरू करो उसी ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में। कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद क्या याद किया था आपने? सेक थीटा। फिर आपने क्या याद किया था? अब कॉसेक थीटा क्या है? कोई बोले सर साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ये कॉसेक थीटा क्या है? कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। कॉट टेंजेंट थीटा या कॉट थीटा ही बोलते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। मतलब नीचे वाले बोलो तो फॉर्मूले रिवर्स पढ़ लो, वो उनके फॉर्मूले या मीनिंग कुछ भी कह लो। यानी बच्चा बोले सर एक लाइन में बताओ ना यार ये साइन से लेके कॉट तक सब क्या है, वो ठीक है आप, मतलब मैं किसी बच्चे से पूछूंगा मेरे को ही पूरा कर देगा, बोलेगा साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा क्या है? बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा कहते हैं। अरे भैया क्या हो गया, कौन बोल रहा है? किसका माइक खुला? ठीक है भैया, लेकिन ठीक है सबको अलग अलग तो बोल दोगे, वानी क्या आप एक लाइन में बोल सकते हो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या किस किन वर्ड से डिफाइन करें? कोई भी बताएगा भैया? कोई भी आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ये उसका मीनिंग कैसे होएगा? ये तो बात को आप सेम बोल रहे हो। ठीक है, ये इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं भैया। क्यों कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडों को डिवाइड करके आ रही है। किसी चीज की डिवाइड उसकी रेशियो होती है, सुनते रहना ध्यान से। ठीक है भैया, अब मैं आपसे फिर दोबारा आ गया, साइन से कॉट तक कोई कह रहा है एक लाइन में बताओ ना सर, मुझे बताओ ये साइन थीटा क्या राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं दो साइडों को डिवाइड करके आ रहा है, हाँ या नहीं? जल्दी बोलो। यस कॉस थीटा भी किन्हीं दो साइडों को डिवाइड करके आ रहा है, टेन थीटा भी किन्हीं दो साइडों को डिवाइड करके आ रहा है, सभी किन्हीं दो साइडों को डिवाइड करके आ रहे हैं। इस चीज की मैथ्स में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बोलने का तो सीख लो। सर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। ये जो 6 बातें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम है ना इनका। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? राइट एंगल ट्रायंगल की कोई ना कोई साइड डिवाइड होके आ रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। लिखवाऊंगा नहीं, ना लिखना जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक है, वापस मेन बात तो वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है उसका मीनिंग इस टेबल में छुपा हुआ है, उसके फॉर्मूले इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आ गया। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बोलो। क्यों नहा रहे हो? कुछ भी। करो बच्चों, करो बच्चों, माइक का ध्यान रखा करो, माइक का बहुत ध्यान रखा करो, माइक खुलने मत दिया करो अपना, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आता है। हाँ सर जो नीचे वाले तीनों हैं इनको नहीं ऐड कर रहा सर निमोनिक में? इनको नहीं, इनको क्या सर इनको ऐड नहीं कर सकते निमोनिक में? न्यूमेरिक में ऐड नहीं कर सकते, कहने का क्या मतलब? सर इसके सर ये जो भी आपने बताया था पंडित बद्री प्रसाद वाला। नहीं, बिल्कुल 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 कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक पर्पस है। एक मिनट सुन लेना भैया, बहुत प्यारी बात कही है, मेरे को कहनी चाहिए थी, बच्चे ने कह दी। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर वो आपने डायलॉग बना दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऊपर वाले को तो काम हो गया साइन पी बाय एच कॉस बी बाय बी, बी बाय एच टेन पी बाय बी। नीचे वालों को भी डायलॉग में किसी ना किसी डायलॉग में हम कवर कर सकते थे, बोल सकते थे, क्यों नहीं बोलते? कह रहा हूं ना 12वीं क्लास तक फॉर्मूले बहुत सारे हैं, अगर हर चीज डायलॉग में ही कवर कर दी तो वो फिर याद नहीं हुई तो वो तकलीफ कहीं ना कहीं किसी लाइन एंड लेंथ पे जाके दे देगी। तो ये तो याद करना है हमें, और उस ऑर्डर से याद करना है। एक मिनट सुनते रहना कि आपने अभी ऑर्डर याद किया था, अभी तो साइन कॉस 10 के बाद क्या आ रहा था? कॉसेक। अभी तो आप ऐसे लिख रहे हो, फिर कॉसेक के बाद सेक के आपने रटा था। ठीक है, कि इस ऑर्डर में लिख रहे हैं, भैया कह रहे तो इस ऑर्डर में लिख दिया हमने। अब आप जब भी करोगे ना, जब भी अब ये पहली एक्सरसाइज होगी, ये 3 चीजें तो आप मतलब ये तो पूरा डायलॉग से लिख लोगे, ये नीचे वाला आप रटाफिकेशन लिखोगे, ऑर्डर के हिसाब से लिखोगे। तो फिर मैं आपसे जिस दिन फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग खत्म हो रही होगी ना, मैं आपसे पूछूंगा जरा जवाब देना, साइन बताना बच्चों क्या है, एक बारी बोलना, जब एक्सरसाइज खत्म होगी तभी ये बात दोबारा आएगी, बोलो। सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉसेक क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी साइन पी बाय एच और कॉसेक एच बाय पी है, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या नहीं है? यस सर। एक दूसरे का उल्टा पुल्टा हो गया ना, तो मैं उस दिन ये बोलूंगा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने पे, बेटा साइन ना 1 बाय कॉसेक है, कॉसेक नहीं उसका उल्टा है, तो कॉसेक को रेसिप्रोकल करोगे तो यही आएगा। तो इससे आगे की चीजें फिर याद करनी है कि साइन 1 बाय कॉसेक है, कॉसेक 1 बाय साइन है, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा, ये एक एक्सरसाइज बाद होगा। तो जब एक एक्सरसाइज बाद होगा भैया, तो उस वक्त तक ना तुम्हें याद हो चुका होगा, क्योंकि ये तो मैंने डायलॉग में कवर नहीं कराए, तुम्हें बार बार लिखने पड़ रहे हैं, मजबूरी में ध्यान देके लिखने पड़ रहे हैं, और ध्यान देके 10 क्वेश्चनों में लिखोगे ना, दिमाग में दिखना शुरू हो जाएगा, साइन के नीचे कॉसेक है, कॉस के नीचे सेक है, टेन के नीचे कॉट है, यहाँ दिमाग में छप जाएगा अपने आप, याद नहीं करना पड़ेगा।
तो फिर बच्चे को वो लॉजिक तो 1 सेकंड में पकड़ता है, साइन पी बाय एच कोसेक एच बाय पी है। तो जब ये पिक्चर मेरे को दिख रही होती है ना, किसी डायलॉग से नहीं आ रही, पिक्चर दिख रही है कि साइन के नीचे कोसेक है, तो सेकंड एक्सरसाइज की 6 बातें तैयार हो गई, साइन 1 बाय कोसेक, कोसेक 1 बाय साइन, कोस 1 बाय सेक, सेक 1 बाय कोस। वो डायलॉग से नहीं हो पाएगा। ये कहानी क्लियर है कि नहीं भाई, जिसने पूछा था गर्व, जिसने भी पूछा था। तो भैया ये एक बारी तैयार हुआ तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज तो करेंगे, लेकिन आज का तो टाइम पूरा हो गया है, तो मिलेंगे बच्चों कल नेक्स्ट क्लास। ठीक है, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय भैया, बाय सर। बाय भैया, बाय। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, गुड बाय।